हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः एक बार हमारे इस लाइव क्लासेस में, जहां हम अपनी एग्जाम कंटेंट को अपडेट करने के साथ साथ परीक्षा की जो पृष्ठभूमि है उसे पुनः तैयार कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आने वाली प्रीलिम्स परीक्षाएं बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली हैं। हो सकता है कि दिवाली गिफ्ट के रूप में आपको परीक्षा का अनाउंसमेंट सुनने को मिले, और ऐसी स्थिति में हमें बस 3 महीने मिलेंगे तैयारी करने के। कंपटीशन बेइंतहाशा बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति में अपने आप को अपडेट करना, रोजाना पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है मत करें, लेकिन रोज 100-200 एमसीक्यू जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस 10 मिनट क्लास की, जिसमें हम 10वीं यूनिट के कंटेंट में जो ट्राइबल्स का कल्चर है उसे और जो करंट अफेयर्स है माने डबल सी को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट। ये शब्द आपको याद रखना है। ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, पहले हम शब्द समझ लेते हैं। जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो शब्द है जीनोम, जीनोम प्रोजेक्ट, तो जीनोम प्रोजेक्ट शब्द का अर्थ क्या हुआ? हमारे मनुष्य के शरीर में पाई जाती है कोशिकाएं, कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, और उसमें हमारे गुण सूत्र होते हैं जो मनुष्य के सभी विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। इन गुण सूत्रों का आधार होते हैं हमारे जीन। क्या होते हैं? जीन। इन जीनों का जो सिक्वेंसिंग होता है, जो क्रम होता है, जिन का जो क्रम होता है, उस क्रम के आधार पर ही जीनों की या मनुष्य की प्रकृति और विशेषताएं निर्धारित होती हैं। जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर, ट्राइबल्स के अंदर कौन से जिन पाए जाते हैं और उन जिन के कारण उनके अंदर जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जो अनुवांशिक रोग पाए जाते हैं, इनका पता लगाने के लिए भारत सरकार ने जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया। ये जीनोम प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू हुआ है, याद रखना। देश का पहला ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट है जिसमें जनजातियों के जीनों का सिक्वेंसिंग करके पता किया जाएगा कि जो अनुवांशिक बीमारियां उनके कारण क्या हैं, क्यों जनजातियों में ही वो बीमारियां पाई जाती हैं, ये सब यहाँ होगा। गुजरात का जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है वो इस काम को करने वाला है। तो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इस काम को करेगा, आपको ये याद रखना है। इस प्रोजेक्ट में गुजरात के 17 जिलों में 2000 आदिवासियों को सैंपल के तौर पर या उनके शरीर से डीएनए निकाल करके उनके जीनों का सीक्वेंसिंग करके पता किया जाएगा। ये हमें याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? बड़ा सीधा सिंपल सादा सा उद्देश्य है कि भैया जो जनजातियां हैं उनमें कुछ अनुवांशिक बीमारियां पाई जाती हैं, तो उन अनुवांशिक बीमारियों की पहचान करना है कि कौन कौन सी अनुवांशिक बीमारियां किन किन जीनों या किन किन गुणों के कारण होती हैं और उसका इलाज क्या हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट इलाज क्या हो सकता है जो सभी जनजातियों में लागू किया जा सके। ये काम इससे किया जाएगा। हमारी 10वीं यूनिट जनजाति वाली है और जनजाति का करंट अफेयर्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। आपको याद रखना है, ये जो गुण सूत्र होते हैं इनमें जो जीनों की चेन पाई जाती है उनका सिक्वेंसिंग बनाना, उनका सिक्वेंसिंग करना ही जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। और साथ में याद रखेंगे कि ये भारत का पहला जनजातीय प्रोजेक्ट है और शुरू कहां हुआ है? ये शुरू हुआ है गुजरात में। कहां शुरू हुआ है? गुजरात में। ये आपको अपने दिमाग में बातें सेट कर लेनी है कि गुजरात में पहला ट्राइबल जेनेटिक्स या जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। पहला पॉइंट खत्म हुआ। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वन अधिकार अधिनियम। क्या लिखा है? वन अधिकार अधिनियम 2006। आप सब जानते हैं कि हम जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिषेध बनाया हुआ था। उस समय जंगलों पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ने 1927 में
वन अधिकार अधिनियम लागू किया था। क्या लागू किया था? वन अधिकार अधिनियम। और इस अधिनियम में यह लिखा हुआ था कि जो वन है, वन की जो भूमि है, जितने भी पेड़ हैं, वो सब सरकार की संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? सरकार की संपत्ति है। और सरकार की संपत्ति को कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की परमिशन के उपयोग नहीं करेगा। अब इससे जो जनजातियां हैं उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। मतलब इस कानून ने जनजातियों से उनके रहने खाने सबका अधिकार छीन लिया था। आजादी के बाद भी बहुत साल तक यही स्थिति बनी रही, उनको अपनी जमीन पर ही अधिकार नहीं था। भारत सरकार इस काम को करने के लिए 2006 में एक कानून लाती है जिसका नाम होता है वन अधिकार अधिनियम। सेम नाम रखेंगे अब हम। और अब जनजातियों को अधिकार देने वाले हैं कि नहीं भाई, तुम जहां रहते हो वो तुम्हारी है। क्या है ये वन अधिकार अधिनियम? बहुत प्रश्न बनते हैं, यहां से याद रखना। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देश में है ये एक कानून बनाया गया जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति। ये पूरा नाम है, शॉर्ट नेम वन अधिकार अधिनियम होगा। और पारंपरिक निवासी या वनवासी, वन निवासी, पारंपरिक वन निवासी, ब्रैकेट में लिखा है वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार की मान्यता देने का कानून, वन अधिकारों की मान्यता का अधिनियम 2006। बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, और जो परंपरागत रूप से वहां रह रहे हैं पारंपरिक निवासी, उन दोनों को उनके रहने वाली जमीन पर अधिकार देने का कानून, उनके अधिकारों को मान्यता देने का कानून वन अधिकार अधिनियम कहलाता है। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। अभी एक एग्जाम हुई है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि वन अधिकार अधिनियम की नोडल एजेंसी कौन सी है, कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो उसकी नोडल एजेंसी है। इसका संक्षेप में नाम क्या है भैया, ये भी याद हो तो इसे संक्षेप में हम FRA एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जंगल अधिकार अधिनियम या जंगल में अधिकारों का संरक्षण वाला अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006। इसने किस कानून को रिप्लेस किया? 1927 में जो अंग्रेजों ने वन अधिकार अधिनियम बनाया था, जहां वन को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था, उसके विपरीत ये कानून, इस अधिनियम में वन भूमि और संसाधनों पर कानूनी अधिकार जनजातियों को प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कानून जनजातियों को वन भूमि और संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है? तो वन अधिकार अधिनियम है। इसका निर्माण कब हुआ है? 18 दिसंबर 2006 को। और ये लागू कब हुआ है? 31 दिसंबर 2006 को। ये दोनों तारीखें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें हैं। 18 दिसंबर को संसद से ये पारित हुआ, गजट में प्रकाशित होता है 31 दिसंबर 2006 को, और यही तारीख इसके लागू होने की तारीख मानी जाएगी। व्यक्तिगत अधिकार वन भूमि पर रहने, खेती करने और आजीविका के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि। कितनी भूमि? कि जो व्यक्ति जहां पर रहता है या जिस जमीन पर वो खेती करता है, पशुपालन करता है, वो 4 हेक्टेयर भूमि उस वनवासी या उस आदिवासी या उस जनजातीय व्यक्ति की होगी। कार्यान्वयन प्रक्रिया क्या है इसकी? कि जो वो ग्राम सभा है, जिस गांव में, गांव कोई भी जनजातीय गांव हो सकता है, वो इसका क्रियान्वयन करेगी। उसके बाद जनपद स्तर पर उच्च जनपद स्तरीय या मंडल स्तरीय समिति होगी, फिर जिला स्तरीय समिति होगी और राज्य स्तरीय समितियां होंगी जो इन अधिकारों को प्रदान करने का काम करेगी। बहुत अच्छे से अपने दिमाग में ये बातें सेट कर लेनी है, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वनवासियों को वन पर अधिकार, या आदिवासी या फिर जनजाति, कोई भी कह दो, एसटी और परंपरागत निवासी, पारंपरिक निवासियों को उनकी जमीन पर जहां वो रहते हैं उसका अधिकार देने का कानून है।
एक एप्लीकेशन है मध्य प्रदेश में जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। MP वन मित्र, क्या नाम है उसका? MP वन मित्र। कि कोई भी व्यक्ति जो वन में रहता है, जंगल में रहता है, वो अपने अधिकारों की मांग कैसे करेगा? तो वो इस एप्लीकेशन पर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, सरकार उसे वो पट्टा देगी या वो जमीन देगी। अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता का अधिनियम 2006, जिसका लागू करने का काम सरकार ने 2006 से किया, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसे सशक्त रूप से लागू करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो कि वन मित्र ऐप के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि वन मित्र एप्लीकेशन क्या है, किस चीज से संबंधित है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। इसमें संशोधन, इसके नियम कब बने? 2008 में। इसमें संशोधन कब हुआ है बाद में बात करेंगे। 6 में बना, 12 में संशोधन हुआ, ऐसे रट लो। नियम कब बना? 3 बातें याद रखनी है आपको। वन अधिकार अधिनियम कब बना? वन अधिकार अधिनियम 31 दिसंबर 2006 को लागू हुआ। 2008 को इसके नियम बनाए गए और 2012 में इसमें संशोधन हुआ। ये 3 तारीखें आप रट सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें 10वीं यूनिट का जो मूलभूत कंटेंट है, जहां हम जनजातियों के रहने, खाने, उनके क्षेत्र, उनकी संस्कृति को पढ़ते हैं, उसके साथ इसे और जोड़ देना है। और आपको एडवांस कंटेंट में दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे और अपने एक भी MCQ को गलत नहीं होने देंगे। रोजाना 100 से 200 MCQ लगाना शुरू कर दें। एग्जाम बहुत पास में आ गई है। धीरे से जब एकदम बम फूटेगा तो हड़बड़ी मचेगी और टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी का। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से, MCQ लगाने के माध्यम से अपनी तैयारी को चुस्त दुरुस्त करते रहें, रोज MCQ लगाएं। चलिए, विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सभी को गुड मॉर्निंग। थैंक यू।